हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स। इसका चैप्टर नंबर 3 है। 2 चैप्टर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर उनको आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपको नीचे प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपकी आम जिंदगी से संबंधित है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको नहीं आते होंगे, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बस इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको ज़्यादा से क्या ज़्यादा सोचना है, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना है, हमारे आसपास की जो समाज है ना उसको देखना है। देखो, अगर हम इन चीज़ों को रटेंगे तो रटने से कभी चैप्टर याद नहीं होता है ना। अगर इनको समझेंगे, क्योंकि चैप्टर में दे क्या रखा है यार, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में दे रखा है, उसको आप ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे, यू विल नेवर एवर फॉरगेट सच काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। इन दोनों में अंतर क्या है यार। नॉर्मली हमको लगता है यार दोनों चीज़ें एक हैं, दोनों चीज़ एक नहीं है ना। कई बार फॉर्म्स भी भरे जाते हैं, गवर्नमेंट के फॉर्म भरे जाते हैं, वहाँ पे पूछ भी लिया जाता है कि भाई इन दोनों में अंतर क्या है ना। तो सेक्स और जेंडर में अंतर यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिंपल सी बात, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो बायोलॉजी में सिंपल सी बात है, हमने रिप्रोडक्शन भी पढ़ा होगा। और रिप्रोडक्शन में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब भी मतलब बच्चा पैदा होता है, या तो वो बॉय होगा और या क्या होगा, वो गर्ल पैदा होगा, या तो लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा। 2 ही पॉसिबिलिटीज है। अब बॉय क्यों पैदा होता है? क्रोमोजोम्स XY की वजह से। गर्ल क्यों पैदा होती है? क्रोमोजोम्स XX की वजह से गर्ल पैदा होती है। तो भैया ये जो है ना, नेचुरली जो हम पैदा हो रहे हैं, नेचुरली जो बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है, ध्यान रखना, बायोलॉजिकल डिफरेंस है ना, जो क्रोमोजोम्स की वजह से आया है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, नेचुरल है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता। तो ये जो नेचुरल डिफरेंस है ना, जो हम बाई बर्थ जब पैदा होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्स। ठीक है, तो सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन गर्ल्स एंड मैन या बॉयज। मतलब एक ही बात है, गर्ल्स या बॉयज के बीच में या वुमेन या मैन के बीच में जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है ना। अब ये कैसे पता है? सिंपल सी बात है, ये किसकी वजह से आया? मैंने अभी बताया था, क्रोमोजोम्स की वजह से। जैसे XX क्रोमोजोम है तो गर्ल, XY क्रोमोजोम है तो बॉय। ठीक है, और ये यूनिवर्सल है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आप कहीं भी चले आओ, ये हर जगह मिलेगा आपको, है ना। और ये जन्म के साथ ही होता है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। ठीक है, हालांकि आप जो कहोगे सर ऑपरेशन करा के जेंडर चेंज करा ले, वो एक डिफरेंट चीज़ है, पर नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो रही बात सेक्स की। जो और अब पता कैसे चलता है? अब बायोलॉजिकल डिफरेंस है तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होंगे और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं, और दोनों अलग अलग बनाए गए, वो नेचुरल है। सिंपल सी बात है ना, अलग अलग बनाना जरूरी है, नहीं तो फिर हमारी प्रकृति का जो कंटिन्यूटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब आते हैं जेंडर पे। ये पूरी तरह से हमारी समाज के द्वारा बनाया जाता है। कौन सा वाला? जेंडर वाला। जेंडर में आपने देखा होगा, जैसे पहले डेफिनेशन देंगे तो जेंडर रेफर्स टू सोशल इंटरप्रिटेशंस एंड वैल्यूज गिवन टू बीइंग ए वुमेन, मैन, बॉय और गर्ल। मतलब ये सोशल हमारे समाज के द्वारा। अब ये नहीं है, देखना एक चीज ध्यान रखना, अलग अलग समाज में जेंडर का अलग अलग रोल रहता है। मतलब ध्यान रखना, अगर आप लड़का हो तो आपको अलग, मतलब अलग तरीके से देखा जाता है, लड़की हो तो अलग तरीके से देखा जाता है। अब ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की सोसाइटी में रह रहे हो। आप एजुकेटेड सोसाइटी में रह रहे हो तो वहां पर यह डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। कभी भी हम सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते हैं, हम ऑलवेज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। होता क्या है, हमारी समाज ने, हमारी सोसाइटी ने लड़कों के लिए अलग चीजें डिसाइड कर रखी हैं, लड़कियों के लिए अलग डिसाइड कर रखी हैं। जैसे कि भैया लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां वीक होती हैं। लड़का रो रहे तो अबे क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो आप, तुम बहुत ज्यादा मतलब कमजोर हो। तो जहां कमजोर वाला सिंबल है वो किसको दे रही है? लड़कियों को दे। भैया लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के बड़ा मजबूत होते हैं। घर का काम करना है तो भैया कौन करेगी? महिला करेगी। घर का अंदर का जितना भी काम है महिलाएं करेंगी। बाहर का काम है वो कौन करेगा? वो पुरुष करेंगे, मेल करेंगे। अच्छा, गजब बात है भाई साहब। तो ये जो सोसाइटी ने जो मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रखा है, सोसाइटी ने पहले से ही रोल निर्धारित कर रखे हैं कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना। जनरली हमारी सोसाइटी, आप सबको बताएं, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। कैसी सोसाइटी है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहां पे मेल की ज़्यादा चलती है, घर में मेल मेंबर की ज़्यादा चलती है, उसको हम बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या कर रखा है हमारी सोसाइटी में, हमने महिला को पहले ही रोल फिक्स कर दिया कि भैया घर के अंदर के सारे काम है ना, चाहे खाना बनाना हो, बर्तन धोने हो, झाड़ू लगाना हो, कपड़े धोने हो, मशीन चलानी हो, मतलब ये सारे काम कौन करेगी? महिला। बाहर का काम कौन करेगा? बाहर का काम भैया पुरुष करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये सोसाइटी ने क्रिएट किए। अब ऐसा नहीं है, आज की डेट में आप देखो, आज देखो आज क्या है, आज कई देशों की प्रधानमंत्री, कई देशों की राष्ट्रपति कौन है? महिलाएं। आज देखो तुम साइंटिस्टों को देखो, आज महिलाएं बहुत सारी साइंटिस्ट बन रही हैं। आज पॉलिटिक्स में बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं। अब ये अचानक ऐसा नहीं है वो तुरंत चले गए, इसके लिए महिलाओं को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। हमारी सोसाइटी
सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, इक्वलिटी की बात की, मेन और वुमेन इक्वलिटी की बात करी, जेंडर इक्वलिटी की बात करी, तब जाके ये चीज़ें आई हैं। बट स्टिल ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। खैर, अपना पर्पज़ ये है कि जेंडर क्या है, तो जेंडर एक ऐसा डिफरेंस है या जेंडर एक ऐसा सिस्टम है जो समाज ने बनाया, सोशली कंस्ट्रक्टेड है या नेचुरल नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है। आप देखो हमारी सोसाइटी देखो, यूरोपियन सोसाइटी देखो, बहुत अंतर आ जाएगा। समझ रहे, कहीं कहीं पे तो महिला को घरों में ही रखा जाता है और कहीं पे महिलाएं ऑफिस में भी काम कर रही हैं, साइंटिस्ट की तरह भी काम कर रही हैं। तो ये इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी पर डिपेंड करता है। तो जो समाज रोल निर्धारित करती है ना कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, महिला ये करेगा, वुमेन ये करेगी या पुरुष ये करेगा, ये सब समाज करती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एजुकेटेड सोसाइटी में ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो समाज के द्वारा जो निर्धारित किया गया उसको जेंडर बोलते हैं। कल्चरली स्पेसिफिक है, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर इनका रोल अलग अलग मिल सकता है, मेन वुमेन का, है ना। और इसको सीखा जाता है, ये नेचुरल नहीं, इसको सीखा जाता है ना, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज ओवर द टाइम, ठीक है। अब चेंज हो रहा है ना, पहले जैसे लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, मगर अब लड़कियां पढ़ रही हैं। पहले लड़कियों को काम नहीं करने देते थे घर से बाहर, अब लड़कियां घर से बाहर भी काम कर रही हैं। तो इस समय के साथ चेंज हो सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, क्योंकि जेंडर ना बार बार आएगा यार, आपको पता होना चाहिए कि जेंडर और सेक्स में अंतर क्या है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक का पहला टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, और इसका पार्ट बने समझो जेंडर एंड पॉलिटिक्स का, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे जेंडर का, बात करेंगे प्लस जो रोल इनको दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जेंडर, मैंने अभी आपको बताया कि जेंडर का मतलब क्या है, सोसाइटी के द्वारा जो बनाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर। तो जेंडर इज ए फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट रेयरली गिवन इंपॉर्टेंस इन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो हायरार्किकल सोशल डिवीजन है, मतलब आपको देखने को मिलेगा अलग अलग समाज में अलग अलग आपको मतलब तरह का सिस्टम पाया जाता है ना। अलग अलग समाज में मेल को अलग काम दिया जाता है, फीमेल को अलग काम दिया जाता है। तो ऐसे करके समाज ने डिवीजन कर रखा है और हर जगह पे पाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे पाया जाता है ना, मगर इसको जब पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस देते हैं, मगर अब समय आ गया है, अब इसको इंपॉर्टेंस भी दिया जाने लगा है, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखो, एक एक लाइन बड़ी गहरी है, इनकी समझना आराम से। जेंडर डिवीजन टेंड्स टू अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। जेंडर डिवीजन को समझा जाता है, क्या समझा जाता है कि भाई ये तो नेचुरल है और अनचेंजेबल है, जबकि ऐसा नहीं है। जेंडर डिवीजन नेचुरल नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था। जेंडर डिवीजन सोसाइटी के द्वारा मतलब क्रिएट किया जाता है, नेचुरल नहीं है। अनचेंजेबल बिल्कुल नहीं, इसको चेंज किया जाता है, मगर मतलब चेंज किया जा सकता है, मगर हम क्या समझते हैं कि भाई ये तो नेचुरल है, अनचेंजेबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए पहले डिफरेंस आपको बताया था। इट कैन बी चेंज, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटी, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। जेंडर इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंस, इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। देख रहे हो, तो हम समझते क्या है, ये तो वो है जो हम समझते हैं। हम क्या समझते हैं, भैया जेंडर डिवीजन कैसा नेचुरल है, अनचेंजेबल है, बट रियलिटी क्या है, नो, इट इज नॉट ए बायोलॉजिकल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंस, इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस। हमारी समाज की एक्सपेक्टेशंस क्या है, लड़के से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, लड़कियों से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो है जेंडर। समाज चेंज भी तो हो सकती है और चेंज हो रही है। और स्टीरियोटाइप वही मैंने अभी आपको बताया था कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियों को घर रहना चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, लड़कों को बाहर भेजना चाहिए, लड़कों को ही बाहर पढ़ाना चाहिए, लड़का घर चलाते हैं। अच्छा, लड़का घर चलाते हैं, लड़कियां घर नहीं चला रही हैं। एक दिन घर का काम बंद कर दो, है ना, तब पता चलेगा। तो ये समाज की जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये है जेंडर। अंडरस्टूड। तो जेंडर के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी डेफिनेशन है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्या मतलब है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे घर का अंदर का काम या तो महिला करती है, घर की कोई, या महिला किसी डोमेस्टिक हेल्पर की मदद से करने की कोशिश करती है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। दोबारा सुन लो, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे घर के सारे काम हैं या तो महिला करेगी घर की, या फिर उसको हेल्पर्स, डोमेस्टिक हेल्पर जो होते हैं उसके माध्यम से कराया जाता है, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब टॉपिक हम पहला इसमें स्टार्ट करेंगे, है ना, जेंडर एंड पॉलिटिक्स में ध्यान रखना। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर। पब्लिक प्राइवेट मतलब घर के अंदर, पब्लिक मतलब घर के बाहर, डिवीजन ऑफ लेबर। अब सिंपल सी बात है यार, आपको मैंने अभी पूरी कहानी समझा दी है। घर के अंदर, अब हमारी सोसाइटी ने वही जेंडर, भैया ये इसको चेंज किया जा सकता है। हमारी सोसाइटी क्या कहती है, नहीं भैया घर के अंदर के सारे काम कौन करेगी, महिला, और घर के बाहर के सारे काम कौन करेगा, पुरुष, ठीक है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे जो बुक में दे रखा है। तो पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज जेंडर डिवीजन, अनइक्वल रोल्स आर असाइंड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन। तो ये जेंडर डिवीजन ही है
जब कोई सोसाइटी, जब कोई समाज मेल को और फीमेल को, पुरुष को और महिला को अलग अलग रोल दे देती है, असाइन कर देती है, मतलब दे देती है कि तुमको ये काम करना है और तुमको ये काम करना है, तो जब सोसाइटी जब ये ऐसे करके रोल डिसाइड करती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडर डिवीजन बोलते हैं कि यार सोसाइटी ने बोल रखा है कि महिलाओं को क्या करना है, पुरुषों को क्या करना है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। जनरली आपको हर फैमिली में ये सेक्सुअल डिवीजन देखने को मिल जाए, घर में अलग काम मतलब कर रहे हैं और बाहर अलग काम कर रहे हैं लोग, है ना। घर में मतलब जनरली आपको देखने, जनरली मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी फैमिली में अलग हो, सिस्टम चेंज हो गया, दैट इज वंडरफुल, बट हम जो ज़्यादातर जो देखने को मिलता है उसके बारे में बात करो और बुक में जो दे रखा है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली ज़्यादातर फैमिलीज में ये सेक्सुअल डिवीजन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रखा है, जैसे वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। तो जनरली ऐसा देखा जाता है घर के अंदर ये सारे काम, चाहे मतलब खाना बनाने का काम हो, कपड़े धोने का काम हो और सफाई करने का काम हो, मशीन सिलाई मशीन का काम हो, बच्चों की देखभाल करने का काम हो, ज़्यादातर फैमिलीज में भैया कौन देखता है इनको महिलाएं देखती हैं। और मैन कहाँ काम करते हैं भैया, मैन बाहर काम करते हैं, कहते हैं भैया हम तो घर चला रहे हैं। अच्छा भैया तुम घर चला रहे हो, ये घर ना चला रही। अब ये दिक्कत यही है यार, हम महिलाएं जो घर पे काम कर रही हैं ना उसको वैल्यू नहीं करते हैं, उनके काम की वैल्यू नहीं करते, कहते घर के जनरली। अब तक चलो खैर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यही है कि घर के अंदर ज़्यादातर जो काम है कौन कर रही है, महिलाएं कर रही हैं, और घर के बाहर का काम कौन कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं। तो ये सेक्स के आधार पर क्या कर दिया हमने, डिवीजन कर दिया। क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। अंडरस्टूड। तो ये एग्जाम्पल देखा हमने। इसके अलावा इट इज, अब देखो, अब ये तो हमने देखा कि जनरली ऐसा आपको देखने को मिलता है, मगर क्या ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखो, इट इज नॉट द मैन हु कैन नॉट डू वर्क हाउस होल्ड वर्क, बट इट इज देयर माइंडसेट दैट वुमेन हैव टू अटेंड ऑल दीज वर्क्स। अब ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने माइंडसेट बना लिया, अपना मूड बना लिया है कि यार घर के अंदर का सारा काम कौन करेंगे, महिलाएं करेंगे, और घर के बाहर का काम कौन करेंगे, मेल करेंगे। ऐसा माइंडसेट बना लिया, जबकि ऐसा कतई नहीं है। आज की डेट में देखो समय बदल रहा है। अगर इन्हीं जॉब्स को, अगर मान लो घर में काम करने का काम अगर आपको मान लो इसको पेड कर दिया जाए, आपको पैसे मिलने लग जाए कि आपको रोटी बनाने के पैसे मिलेंगे, आपको सफाई करने के पैसे मिलेंगे, आपको कपड़े धोने के पैसे मिलेंगे, जो कि हो रहा है आजकल। जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, वहां पे सारे काम कौन कर रहे हैं, मेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया वहां पे पैसा मिलता है। अच्छा, और घर में क्यों नहीं करते, पैसा नहीं मिलता आज। तो देखो भाई, व्हेन दीज जॉब्स, यही जॉब जो घर वाले जॉब है, अगर इनको पेड कर दिया जाए, पेड मतलब इनके रूप अगर पैसे मिलने लग जाए, तो मैन आर रेडी टू एक्सेप्ट एज ए प्रोफेशन। मैन फिर एक्सेप्ट हो जाता है। अब बदल गया ना जेंडर रोल, पैसा दिया तो जेंडर चेंज हो गया है ना। तो मोस्ट ऑफ द गुड कुक्स इन द होटल्स एंड टेलर्स आर मेन। आपको देखने को मिलेंगे होटल्स में जो बढ़िया से बढ़िया कुक होते हैं वो जनरली मेल ही होते हैं, मैन ही होते हैं, और अच्छे से जो दर्जी होते हैं वो भी कौन होते हैं, मैन। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको देखने को मिलेगा कि ये सोसाइटी ने बना रखा है कि घर पे कौन काम करेगा, बाहर कौन काम करेगा, जबकि घर के काम को मेल भी कर सकता है और बाहर के काम को फीमेल भी कर सकती है। दूसरी तरफ आप देखो, ये तो हमने देखी कि ये चेंज हमने किस में देखा, मेल में। अगर हम फीमेल की बात करें तो दूसरी तरफ वुमेन ऑल्सो वर्क आउटसाइड देयर होम लाइक वुमेन वर्किंग इन द फील्ड एंड ऑफिसेस। आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है जैसे मेल जब बाहर काम कर सकते हैं तो फीमेल भी काम कर रही हैं। तो आपने देखा होगा आज की डेट में ऑफिस में, बहुत सारी ऑफिस में फीमेल जॉब कर रही हैं। तो अब चेंज हो रहा है, जो सिस्टम है चेंज हो रहा है, समाज चेंज हो रही है, लोग परिवर्तित हो रहे हैं, तो महिलाएं भी बाहर काम कर रही हैं। वुमेन डू पेड वर्क, वुमेन मतलब पेड वर्क भी करती हैं इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। मतलब घर का काम करने के साथ साथ, खाना बनाने के साथ साथ, बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ आज महिलाएं बाहर का काम भी कर रही हैं। बट एक दिक्कत क्या है हमारी सोसाइटी की, देखो घर के काम को वैल्यू नहीं किया जाता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। घर में जो मम्मियाँ काम कर रही हैं, घर में जो बहन काम कर रही हैं, उनको मतलब वैल्यू नहीं करते हैं। ये हमारी सोसाइटी की गलत बात है, जबकि इसको कंप्लीटली रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर तुमको पता लगाना है उनके काम की वैल्यू क्या है, तो 2 दिन मम्मी को छुट्टी करवा दो, 2 दिन मम्मी को नानी के यहाँ भेज दो, तब पता चलेगा कि मम्मी की क्या वैल्यू है और घर के काम की क्या वैल्यू है, कैसे घर को देख रेख किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी फटाफट देख लो, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। जेंडर वाला जो सिस्टम है मैंने बताया था, ये सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। सोसाइटी डिसाइड करती है कि मेल क्या करेगा, फीमेल क्या करेगा, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि दोनों को फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, ये एक जेंडर डिवीजन है जहां पे हमारी सोसाइटी के द्वारा मेन और वुमेन को अलग अलग रोल असाइन कर दिए जाते हैं, है ना। और जनरली हर फैमिली में सेक्सुअल डिवीजन देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं घर के सारे काम देखती हैं और मेन
जो हैं घर के बाहर वाले काम देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि अगर के मैन घर का काम नहीं कर सकते। जनरली हमने ऐसा देखा जाता है कि ये सिर्फ लोगों का माइंडसेट होता है कि घर के अंदर का सारा काम महिलाएं करेंगे और घर के बाहर का काम पुरुष करेंगे, जबकि अगर इन्हीं पुरुषों को अगर पेमेंट दिया जाए घर का काम करने का तो ये उसको प्रोफेशन की तरह एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो आज की डेट में ज़्यादातर जो बढ़िया से बढ़िया कुक हैं, बढ़िया से बढ़िया जो टेलर हैं, वो मैन ही हैं। दूसरी तरफ महिलाओं की बात करें, अगर उनको भी जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी घर के बाहर आज की डेट में आपको काम करती हुई दिखेंगी। आपको हर जगह पर आज की डेट में महिलाएं काम करती हुई दिख जाएंगी, ऑफिसेस में, फील्ड्स में, सरकारी जॉब्स में, साइंटिस्ट के रूप में, हर जगह पर, है ना। और महिलाएं जो है घर का काम भी करती हैं और बाहर का काम भी आज की डेट में करने लग गई हैं। बट स्टिल हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उनके घर के जो काम को, डोमेस्टिक वर्क को, डोमेस्टिक लेबर को वैल्यू नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अब हम पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल फिनिश करके छोड़ेंगे, डोंट वरी। हैं तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे टॉपिक रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन, कास्ट। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, जिसमें हमने जाना था कि हमारी सोसाइटी ने ही मतलब डिसाइड कर रखा है कि घर में कौन काम करेगा, बाहर कौन काम करेगा। तो इस प्रकार का जो मतलब हमने परसेप्शन डेवलप कर लिया है कि घर का सारा काम महिलाएं करेंगी, बाहर का सारा काम पुरुष करेंगे, तो इससे क्या नतीजा निकल के आता है ना, और बाद में क्या हुआ ये सारी चीज़ हम देखेंगे। रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, तो रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, पहला रिजल्ट तो ये रहा कि जब सारी महिलाएं यार घर में ही काम करेंगी तो भैया उनको पॉलिटिक्स में आने की जो है मतलब जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली इन पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज़। जहाँ पर सोसाइटीज में अगर ऐसा कर दिया जाता है कि महिलाएं घर के अंदर ही रहेंगी, घर से बाहर नहीं जाएंगी, तो नॉर्मल सी बात है वो पब्लिक लाइफ में तो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। पब्लिक लाइफ का मतलब है, एक तो स्पेशली पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ तो बहुत मिनिमल रोल हो जाता है। मिनिमल का मतलब है कम से कम। दूसरी बात, अब जब घर में रहेंगे तो वो जो एजुकेशन प्रॉपर प्राप्त नहीं करेंगे तो बाहर अगर नहीं जाएंगे तो उस गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं जा सकती, सरकार में भी मतलब सरकार के साथ भी मिलकर कोई काम नहीं कर सकती ना। अगर घर से बाहर निकलेंगे, सीधी सीधी बात है, एजुकेशन प्राप्त करेंगे। एजुकेशन में चाहे वो डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की या ह्यूमैनिटीज़ की किसी भी टाइप की एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो किसी भी जगह पर जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, कोई भी चीज़ बन सकते हैं। मगर अगर घर में ही उनको रखोगे तो पब्लिक लाइफ में जाने का मौका क्या हो जाता है, कम से कम हो जाता है। अर्लियर ओनली मेन वर अलाउडेड टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, ग्रेजुअली जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। तो देखो यहाँ इस वीडियो में, इस टॉपिक में, इस बुक में ज़्यादातर ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कही जा रही है, यहाँ पर हमारा सेंटर में है पॉलिटिक्स, है ना। तो महिलाओं का पॉलिटिक्स में रोल जो था बहुत मिनिमल था। शुरू में पॉलिटिक्स में जाने की मतलब सारी की सारी पॉलिटिक्स में भाग लेने की जिम्मेदारी या सबसे ज़्यादा परमिशन किसको थी, मैन को थी। ओनली मैन ही जो थे पहले पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे। महिलाओं का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन ना के बराबर था, ना के बराबर। बहुत कम महिलाएं ऐसी थी जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती थी, ज़्यादातर मैन ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे। फिर धीरे धीरे जब देश हमारा आज़ाद हो गया, अगर हम स्पेशली देश की बात करें 1947 के बाद, धीरे धीरे जब हम प्रोग्रेस करने लगे तो फिर ये इशू आने लगा, नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया भर में इशू आने लगा कि महिलाओं का रोल जो है पॉलिटिक्स में बढ़ना चाहिए। ये जो जेंडर इशू है कि बस मैन ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इसको विरोध किया जाने लगा, है ना। रिसेंटली मैं आपको बता दूं ताज़ा अभी तो हमारी पार्लियामेंट जो है वहाँ पे एक नया एक्ट बन चुका है जहाँ पर महिलाओं को 33% जो सीटें लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व कर दी गई। इससे पहले जो लोकल गवर्नमेंट है हमारी, है ना, लोकल गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे रूरल गवर्नमेंट होती है, एक अर्बन गवर्नमेंट होती है, वहां पर 1/3 सीट ऑलरेडी रिजर्व कर दी है महिलाओं के लिए। तो ये अब की बात कर रहा हूं मैं, करंट वाली। मगर क्या ये चीज़ डायरेक्ट आ गई? नहीं, इसके लिए महिलाओं को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, आवाज़ उठानी पड़ी, तब जाके ये सारी चीज़ें मिली। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड प्रोटेस्टेड फॉर इक्वल राइट्स। अब जब महिलाओं का जब रोल लिमिटेड था तो दुनिया भर में महिलाओं ने, है ना, ऑर्गेनाइज और प्रोटेस्ट किए थे। मतलब आपको देखने को मिलेगा दुनिया भर की महिलाओं ने जगह जगह पर जाके प्रोटेस्ट किए थे कि भाई हमें इक्वल राइट दिए जाएं, जो राइट मैन को दिए जा रहे हैं वही राइट वुमेन को दिए जाएं। तो इसके लिए महिलाओं को पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट दी वर्ल्ड, इंडिया से ज़्यादा तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी। ठीक है, इंडिया में तो फिर भी एक अच्छी चीज़ है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमने कोई
पॉलिटिकल राइट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, सबको बराबर दिए थे। बट अपने यहाँ तो ये था कि थोड़ा सोसाइटी मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसा इशू नहीं था, है ना। बाकी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था, ठीक है। तो पूरी दुनिया की महिलाओं ने इक्वल राइट्स के लिए क्या किए, प्रोटेस्ट किए। और इन प्रोटेस्ट में डिमांड की गई कि महिलाओं का पॉलिटिकल और लीगल जो स्टेटस है महिलाओं का, इसको इन्हेंस किया जाना चाहिए। इन्हेंस मतलब इंप्रूव करना चाहिए, और साथ ही साथ में एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन में भी महिलाओं को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और कैरियर अपॉर्चुनिटी उनको जो करना है अपनी लाइफ में, जो बनना है, वहाँ पर भी उनको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, वहाँ पर भी उनको मौका मिलना चाहिए। वो जो पढ़ना चाहती हैं उनको ऑप्शन मिलना चाहिए, वो जो बनना चाहती हैं वो ऑप्शन मिलना चाहिए। तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा, तभी तो वो पॉलिटिक्स में आएंगी। पहले कुछ पढ़ेंगी लिखेंगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की डिमांड होने लगी। ये जो मूवमेंट दुनिया भर में स्टार्ट हो चुके थे कि इक्वल राइट चाहिए महिलाओं के लिए, है ना, जितने राइट पुरुषों के लिए उतने महिलाओं के लिए होने चाहिए। ये जो रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, रेडिकल मतलब एकदम तुरंत, मतलब या यूँ कह लो एकदम मेजर चेंजेज लाने की जहाँ पे बात कही जा रही थी कि जो चीज़ पुरुषों को दी जा रही है, जो चीज़ मेल को दी जा रही है, वही चीज़ फीमेल को मिलनी चाहिए। तो इनको बोला गया था रेडिकल मूवमेंट्स, है ना। ये जो रेडिकल महिलाओं के जो मूवमेंट्स थे, जो बात कर रहे थे कि वी नीड इक्वलिटी है पर्सनल लाइफ में भी एज वेल एज फैमिली लाइफ में भी, व्यक्तिगत लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, हमें हर जगह पर इक्वलिटी चाहिए। इन्हीं मूवमेंट को बोला गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो जब भी ध्यान रखना, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या थी, अगर मैं एक सिंपल सी अगर एक लाइन में अगर मैं बताऊँ, फेमिनिस्ट मूवमेंट वो है जहाँ पर मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए इक्वल राइट्स की बात की गई थी, उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो जितने भी फेमिनिस्ट पीपल होते हैं वो बात करते हैं महिला हो या पुरुष, दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उन लोगों को बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो एक आइडियोलॉजी भी डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं फेमिनिज्म। क्या बोलते हैं? फेमिनिज्म। फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एडवोकेट करती है, जो बात करती है, जो कहती है कि यस वुमेन को मेन के बराबर राइट मिलने चाहिए, ठीक है। तो जब उनको लगा महिलाओं को, बाद में जब देश हमारा भी आज़ाद हो गया, दुनिया भर में भी अलग अलग कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब उनको लगा कि यार हम बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उन्होंने अपने राइट्स के लिए दुनिया भर में प्रोटेस्ट किया, और इन्हीं प्रोटेस्ट को या इन्हीं मूवमेंट को बोला गया था फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो डिमांड कर रहे थे कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिलने चाहिए, ठीक है। अब एक कंसेंसस डेवलप होने लगी धीरे धीरे कि यस यार, हाँ महिलाओं का रोल जो है सोसाइटी में बढ़ना चाहिए। अब देखो जब धीरे धीरे जब ये मूवमेंट होने लगे तो दुनिया को भी समझ में आने लगा, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी समझ में आने लगा कि नहीं, महिलाओं का रोल भी क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए सोसाइटी में। महिलाएं भी अगर पार्टिसिपेट करेंगी तो इससे हमारे देश को भी फायदा है, जीडीपी को भी फायदा है, और बहुत सारी समस्याएं भी इससे सॉल्व हो सकती हैं। तो आज की डेट में आप देखो पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में महिलाएं साइंटिस्ट की तरह, डॉक्टर्स की तरह, इंजीनियर्स की तरह, लॉयर्स की तरह, मैनेजर्स की तरह, और लॉयर्स LAW कर देना, लॉयर्स की तरह, और मैनेजर्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स की तरह काम कर रही हैं। ये जो आज की डेट में महिलाएं अब हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। पहले इन पोजीशन को, इन जॉब को सूटेबल नहीं समझा जाता था महिलाओं के लिए। पहले तो महिलाओं को बस घर में रहो भैया ना, ऐसा माना जाता था। मगर अब जब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट होने लगे, दुनिया भर में प्रोटेस्ट होने लगे, अवेयरनेस फैलने लगी, तो आज देखो हर जगह पर आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। रिसेंटली आपने देखा होगा चंद्रयान 3 में ये सारी वुमेन साइंटिस्ट हैं, मोदी जी मिलने भी गए थे, ठीक है। तो ये खुशी होती है। और आज की डेट में अपने इंडिया की बात करें तो हमारी प्रेजेंट की जो हमारी प्रेसिडेंट है, भारत की प्रेसिडेंट है, वो भी महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू, है ना। कई स्टेट्स में CM जो हैं आपको देखने को मिलेगा, कई महिलाएं रह चुकी हैं और हैं भी। जैसे आप वेस्ट बंगाल में देख लो, ममता बनर्जी हैं, राजस्थान में पहले वसुंधरा राजे रह चुकी हैं, ठीक है, यूपी में मायावती जी रह चुकी हैं। तो कई जगह पर महिलाएं क्या कर रही हैं, अपने इंडिया में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अब ये डायरेक्ट नहीं आई भाई, इसके लिए संघर्ष करना पड़ा इनको। क्या करना पड़ा? संघर्ष। इवन अगर आप देखो आज की डेट में कुछ कंट्रीज है जिनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आपने नाम सुने होंगे। यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, है ना, आइसलैंड, ये एक हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है सबसे ज़्यादा है पब्लिक लाइफ में, ठीक है। तो ये ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, एक्सट्रीम फ्रीडम है, समझ लो। और ये देश ना हमेशा हर चीज़ में आगे रहते हैं। जब भी कोई भी इंडेक्स आता है, जब भी कोई भी मतलब बात की जाती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो इन देशों का नाम सबसे आगे रहता है। यहाँ पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है सबसे ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा लिबर्टी है, बहुत ज़्यादा इक्वलिटी है यहाँ पर, है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वुमेन्स स्टेटस इन इंडिया। भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में दे रखा है।
ये हमारी पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th की उसका टॉपिक है, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति क्या है, तो हम इंडिया पे ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इंडिया पे ही फोकस करके रखेंगे। तो भारत में अगर आप देखो महिलाओं की पोजीशन जो है पुरुषों की तुलना में, मेल की तुलना में बहुत ज़्यादा महिलाएं पिछड़ी हुई है ना। तो इंडिया में महिलाएं जो है लेग बिहाइंड का मतलब पिछड़ापन, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। ऑल्दो कुछ इंप्रूवमेंट हुए मगर फिर भी इतनी ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं है। आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जहाँ पर महिलाओं की पोजीशन को इम्प्रूव किया जाए, बट स्टिल इंडियन सोसाइटी, आज भी हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड का मतलब यही है कि अगर किसी सोसाइटी में मेल को फीमेल की ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए तो उसको हम बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर डिसीजन मेकिंग मेल के हाथ में हो उसको हम बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर मेल्स को सुपीरियर समझा जाता है देन फीमेल्स, तो सोसाइटी को हम बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो इंडिया में भले कितने भी स्टेप्स लिए गए बट स्टिल आज भी इंडिया कैसी एक मेल डोमिनेटेड या पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पिता की ज़्यादा चलती है, घर में पुरुषों की ज़्यादा चलती है ना। तो महिलाएं जो हैं इंडिया में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट अगर देखो महिलाओं की पोजीशन बहुत ख़राब है। अनपेड वर्क मतलब महिलाएं बहुत सारा काम करती हैं मगर उसको हम क्या कहते हैं कि फिर भी उसको वैल्यू नहीं करते, पैसा भी नहीं मतलब लेती हैं, फिर भी मतलब उस काम की वैल्यू नहीं होती है। वेजेस अगर मजदूरी की बात करें, सैलरी की बात करें, किसी भी जगह पे आप देखो महिलाओं की सैलरी जो है पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। चाइल्ड सेक्स रेशियो, फीमेल जो मतलब रेशियो है, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है देन मेल चाइल्ड, ये भी एक अपने आप में बड़ा इशू है। और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का अलग अलग जगहों पर क्या किया जाता है, उनके साथ वायलेंस किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो एक एक को हम समझेंगे। पहला है लिटरेसी रेट। तो देखो भारत में आप किसी भी जगह पे देख लो एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, तो भारत में जनरली महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है मेल की तुलना में कम मिलती है। फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर सकते हो। लिटरेसी रेट का मतलब पढ़े लिखे, साक्षरता दर बोलते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और उसमें भी मेल कितने पढ़े लिखे हैं, फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है ना। 2011 सेंसस के बारे में आप सबको पता है। सेंसस जिसको हम बोलते हैं जनगणना है ना, इंडिया में हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट की जाती है। पहली सेंसस कंडक्ट करने का प्रयास 1872 में किया गया था मगर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस होती है 1881 में, और 1881 के बाद भारत में हर 10 साल में सेंसस की जाती आ रही है। तो लास्ट जो सेंसस हुई थी हमारी सेंसस 2011 में हुई थी, और ध्यान रखना 2021 में सेंसस नहीं हुई, कोरोना की वजह से अभी सेंसस डिले पड़ी थी और अभी शायद 2014 के बाद ही होगी, इलेक्शन होने के बाद। तो खैर वापस आते हैं। तो 2011 में सेंसस का डेटा है और सेंसस से हमें जानकारी मिलती है किसकी, लिटरेसी रेट की। तो क्या पता चलता है इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट कितनी है, 74.04% है ना। इसका मतलब अगर 100 लोग हैं इंडिया में मान लो तो उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 74.04% पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अच्छा ये तो रही बात इसकी। अगर मेल फीमेल की बात करें तो मेल कितने पढ़े लिखे हैं, 82.4%, जबकि फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है, 65.46%। तो यहाँ पर क्लियरली आपको एक गैप देखने को मिलेगा, मेल की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, फीमेल की लिटरेसी रेट कम है। और ओवरऑल इंडिया की कितनी है लिटरेसी रेट, 74.04%। तो यहाँ पर जो गैप जो इंडिकेट कर रहा है, इसी से सीधा सीधा पता चल रहा है कि 15-17% जो महिलाएं बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, ठीक है। स्कूल कॉलेज में आपने एक चीज़ और देखी होगी, गर्ल जो होती हैं उनका ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ड्रॉप आउट रेट का मतलब क्या है कि लड़कियां जो होती हैं स्कूलों में और कॉलेजेस में स्कूल छोड़ देती हैं, कॉलेज छोड़ देती हैं, और कॉलेज छोड़ने वाले और स्कूल छोड़ने वाले बीच में जो मतलब स्कूल छोड़ देते हैं या कॉलेज छोड़ देते हैं उसको हम ड्रॉप आउट बोलते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट प्रीफर करते हैं कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो पैसा है ज़्यादा से ज़्यादा किस पे खर्च किया जाए, बॉय पे खर्च किया जाए। उनका ऐसा मानना है। अब देखो मैं वो बता रहा हूँ जो ऐसा है रियलिटी में ना। तो कई सोसाइटी में पेरेंट का क्या मानना होता है कि यार घर चलाने के लिए मतलब घर कौन चलाएगा, लड़का चलाएगा है ना। तो खर्चा भी किस पे होना चाहिए, ज़्यादा लड़का पे होना चाहिए, और लड़की तो शादी के बाद चली जाएगी। तो दिस काइंड ऑफ जो मेंटेबिलिटी है इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा लड़कियों को बिठा दिया जाता है कि बेटा अपने भाई को पढ़ने दो, भाई का पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट स्टिल अब देखो है ये सारी चीज़ें और इम्प्रूवमेंट भी हो रहे हैं, तो हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान रहना है। अगर ये मतलब प्रॉपर इंप्रूवमेंट हो जाता है तो इतना पिछड़ापन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, और ड्रॉप आउट रेट जो है लड़कियों में ज़्यादा है, सेक्रीफाइस लड़कियों को करना पड़ता है। पेरेंट भी प्रीफर करते हैं कि उनके बॉयज़ पर ज़्यादा खर्चा किया जाए देन गर्ल्स, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको कहूँगा पॉजिटिव चेंजेज भी देखने को आ रहे हैं। अब हमारी जो सोसाइटी है वो इंप्रूव भी कर रही है, बट स्टिल उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसीलिए लिटरेसी रेट में महिलाओं की संख्या जो है बहुत कम है। दूसरा अनपेड वर्क, महिलाएं आपने देखा होगा जनरली घर के सारे काम कौन करती है, महिलाएं। सुबह जगने
उठने से लेकर शाम को सोने तक अनस्टॉपेबल लगातार काम करते रहते हैं। घर में बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोंछा, खाना वाना, कपड़े धोने, है ना, बच्चों की देखभाल करना, लॉट ऑफ वर्क्स। इसके अलावा फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो जॉब्स भी करती हैं। क्या करती हैं? जॉब। तो घर का काम, बाहर का काम, सारे काम। तो एक ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, इंडियन जो महिलाएं होती हैं मैन की तुलना में 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं, फिर भी उनका काम जो है अनपेड रहता है। कैसे रहता है? घर के काम की कोई वैल्यू नहीं की जाती। ये भी एक अलग बात है, इसको भी हमें मतलब रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि यस, घर का काम भी काम होता है। अगर इस काम को आप पेड कर दें, ठीक है, छोड़ दो, आप मतलब मत करवाओ। सपोज आप शादीशुदा, आपकी वाइफ की तुलना में आप बाहर से अगर कोई रखोगे, मान लो काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोंछा लगाने के लिए, तो देखो कितना सारा पेमेंट चला जाएगा उनके लिए, ठीक है। तो इनका जो घर का काम है उसकी वैल्यू नहीं की जाती है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती, जबकि उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और महिलाएं जो है 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं देन पुरुषों की तुलना में। तीसरी चीज़, डिफरेंस इन द वेजेस। आप किसी भी जगह पे चले आओ, किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले आओ, कोई सी भी कंपनी में चले आओ, जनरली ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को जो है सैलरी कम दी जाती है देन पुरुषों की तुलना में। हालांकि सरकार ने एक एक्ट भी बना रखा है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, जो कहता है कि महिला हो चाहे पुरुष हो, सेम काम करने के लिए इक्वल वेज मिलेगा। वेज का मतलब होता है मजदूरी, है ना। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, सपोज मैंने पूरे दिन काम किया और मुझे बदले में 500 रुपये मिले, तो ये क्या हो गई? वेज हो गई। तो इस एक्ट में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये कहता है कि इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस मिलेंगे, मगर इसके बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ जिसका मतलब है इसके बावजूद भी महिलाओं को कम पेमेंट दिया जाता है मैन की तुलना में। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जबकि दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, स्टिल सेम काम करने पर भी उनको कम पैसा दिया जा रहा है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइल्ड सेक्स रेशियो। इंडिया के कई सारे हिस्सों में ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट जो हैं सन ज़्यादा प्रीफर करते हैं देन गर्ल की तुलना में ना, और ये कोशिश करते हैं कई जगह पर गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करा देते हैं बिफोर शी इज बोर्न। अबॉर्ट कराने का मतलब उसका अबॉर्शन करा देते हैं, गर्भपात करा देते हैं, है ना। कई जगह पे देखा होगा, अगर पहले ही पता चल गया, मान लो अल्ट्रासाउंड करा ली कि लड़की है पेट में, तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं, ना। उसको मतलब पैदा ही नहीं होने देते हैं, पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है ना। इसी चीज़ के ऊपर एक मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी, दंगल मूवी आई थी ना। दंगल में मतलब यहाँ बताया जाता है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, ठीक है। लड़कियों को भी अगर हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वहाँ पर भी दिखाया जाता है कि कैसे मतलब एक फैमिली की मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी शुरू में लड़के को देते हैं ना। तो ये एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मूवी बनाई गई थी, ताकि लड़कियों को भी कम ना समझें, ठीक है। मगर स्टिल हमारी सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी भी इच्छा रहती है कि बेटा हो, और अगर लड़की होती है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो ये जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन का मतलब लड़का है तो उसको आने दो, पैदा होने दो, और लड़की है तो उसको मार दो। इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ की तुलना में कम होती जा रही हैं, है ना। ये एक चिंता की बात है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, है ना। आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप से महिलाओं के खिलाफ वायलेंस होता है। कहीं पे उनको हरास किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, वायलेंस किया जाता है ना। अर्बन एरिया में महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई सालों में आपको देखने को मिलेगा इनके खिलाफ वायलेंस की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और इवन घर पर भी महिलाएं सेफ नहीं है। कई फैमिलीज में आपको देखने को मिलेगा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, प्रताड़ित किया जाता है, घर में प्रताड़ित किया जाता है अलग अलग रूप में। तो ये भी चीज़ गलत नहीं है, सबके खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा कि कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर महिलाओं के खिलाफ वायलेंस हो रहे हैं। तो देखो, ऑल दो चेंजेज आ रहे हैं, दैट्स ओके, मगर फिलहाल अपना जो टॉपिक है, जिस चीज़ के बारे में बात कर उस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। महिलाओं का राजनीति में कितना रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम बात करते हैं लोकसभा की, हम बात करते हैं राज्यसभा की, हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, हम बात करते हैं लोकल बॉडीज़ के जो हैं, जो म्यूनिसिपलिटी और पंचायत, यहाँ पर महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन है। क्या महिलाओं को यहाँ पे कुछ अलग से रिजर्वेशन दे रखा है या नहीं दे रखा है, पोजीशन क्या है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस, उसमें दे रखा है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक चीज़ आपको मैं अभी प्रेजेंट की बता दूं, फिर इसको समझना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। महिलाओं की अगर हम बात करें तो देखो, देश आज़ाद होने के बाद महिलाओं को कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं था पॉलिटिक्स में ना। पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, आपको पता है हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो 2 लेवल पर, शुरू में 2 लेवल पर गवर्नमेंट थी।
एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी थी स्टेट गवर्नमेंट। फिर 1992 में आपने पढ़ा था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत एक तो रूरल गवर्नमेंट बनाई गई और दूसरी अर्बन गवर्नमेंट भी बना दी गई थी। रूरल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पंचायत, अर्बन गवर्नमेंट को हम बोलते हैं म्यूनिसिपलिटीज़। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। तो 1992 में जब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, तब यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी थी। तो अभी तक क्या सिचुएशन है, अभी तक इवन आपकी बुक में भी जो दे रखा है, अभी तक यह है कि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज मतलब म्यूनिसिपलिटी और पंचायत, यहाँ पर 1/3 सीट रिजर्व कर रखी है वुमेन के लिए, 1/3 सीट रिजर्व कर रखी है महिलाओं के लिए। मगर अब तक लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं था। इसके लिए बहुत लंबे समय से डिमांड चलती आ रही थी। तो उसी चीज़ के हम बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि महिलाओं का राजनीति में कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितनी महिलाएं राजनीति में हैं इंडिया में। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक तरफ हम जेंडर इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में भी जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी महिलाएं होनी चाहिए। अब भाई पॉलिटिक्स में जब महिला आएंगी तो वो महिलाओं के इशू को ज़्यादा अच्छी तरीके से रेज कर सकती हैं, महिलाओं को जल्दी इक्वलिटी दिला सकती हैं। तो इसलिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हुए, फेमिनिस्ट मूवमेंट सपोर्ट कर रहे थे कि महिलाओं की इक्वलिटी मिलनी चाहिए, महिलाओं को हर जगह पर इक्वलिटी मिलनी चाहिए, जो चीज़ें मेन के लिए दी जा रही हैं वही चीज़ वुमेन के लिए दी जानी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट करें, जब तक महिलाओं को मतलब पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी, जब तक महिलाओं को पावर नहीं दी जाएगी, तब तक इनसे संबंधित जो प्रॉब्लम है उन पर कोई ध्यान नहीं देगा, है ना। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट सजेस्टेड अनलेस वुमेन कंट्रोल द पावर देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनको तब तक अटेंशन नहीं मिलेगा जब तक महिलाओं को पावर नहीं दी जाएगी। और कौन सी पावर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर की बात कही जा रही है। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं को हमें इलेक्टेड मतलब इलेक्ट करना चाहिए एज अवर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लोकल लेवल पे तो आपको पता है सरपंच होती है ना, अगर गांव की बात करें सरपंच और शहरों की बात करें तो वहाँ पर पार्षद होते हैं। तो हमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुनना पड़ेगा। जब महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी तो ही महिलाओं की समस्याओं को ये ज़्यादा अच्छी तरीके से डील कर सकती हैं, समझ सकती हैं। भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, आप देखो इंडिया में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, यहाँ पे बहुत कम है ना। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन इन लोकसभा हैज क्रॉस्ड 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ इन 2014 फॉर द फर्स्ट टाइम। 2014 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना हो गया था, 12% हो गया था टोटल स्ट्रेंथ का। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्शन रिजल्ट 2014, 61 वुमेन इलेक्टेड टू लोकसभा, 61 महिलाओं को लोकसभा में चुना गया था। कब ये चुना गया था, आपका 2014 में, है ना। इससे पहले आपको देखने को मिलेगा महिलाओं की संख्या कम थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वुमेन का जो शेयर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी 5% से कम है, बहुत ज़्यादा कम रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आज की डेट में आप देख रहे हो कई जगह पे ये जो महिलाएं हैं सीएम भी रह चुकी हैं, जैसे ये आपकी जयललिता जी है ना, अब तो गुजर गई हैं। ये तमिलनाडु की सीएम रही थी, ये दिल्ली की सीएम रही थी शीला दीक्षित, ये तो करंट में भी ममता बनर्जी है, कहाँ की सीएम है, वेस्ट बंगाल। और ये राजस्थान की सीएम रही थी, कौन, वसुंधरा राजे, ये उत्तर प्रदेश की सीएम रही मायावती जी। ठीक है, तो कई स्टेट्स की जो मतलब सीएम रह चुकी हैं महिलाएं, और भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। तो महिलाएं, ऐसी बात नहीं है, जब से ये मतलब मूवमेंट चलने लगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलने लगे, तब से महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है बढ़ता भी जा रहा है। ठीक है, मगर फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें, इंडिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है इस मामले में, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के मामले में। इवन हम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो कि बहुत ज़्यादा डेवलपिंग स्टेज में बहुत ही पुअर कंट्रीज है, इनसे भी हम पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो इवन व्हेन वुमेन बिकम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट आर लार्जली डोमिनेटेड बाय मेल। ये कह रहे हैं आज की डेट में भी ऐसा देखने को मिलेगा, भले ही महिलाएं चीफ मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मगर कैबिनेट जो होता है ना, कैबिनेट जो मतलब मेन मिनिस्टर्स होते हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका देखने को मिलेगा, मेल का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। मेल का दबदबा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर। ठीक है,
इंडिया हैज रिजर्व 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, पंचायत और म्यूनसिपलिटीज। देखो ये तो पहले की बात है, महिलाओं को हमने पहले ही मतलब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आए थे 1992 में, तभी लोकल बॉडीज में 1/3 सीट रिजर्व कर दी। 1/3 का मतलब है 33% सीट रिजर्व कर दी थी पंचायत में। पंचायत होती है गाँव के लेवल पर और म्यूनसिपलिटी होती है शहरों के लेवल पर, तो ये तो हमने दे रखा है। मगर अच्छा इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट ये रहा कि 10 लाख से ज़्यादा महिला रिप्रेजेंटेटिव गाँव और शहरों में आपको देखने को मिलेंगे। 10 लाख से ज़्यादा, सोचो कितनी बड़ी बात है। जब हमने रिजर्वेशन दिया तो 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं गांव में सरपंच बन गई हैं, शहरों में क्या बन गई हैं, पार्षद बन गई, जो कि एक अच्छी बात है ना। इसका रिजल्ट ये रहा। खैर, महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट जो हैं वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि महिलाओं को जैसे मतलब लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन दिया गया है, वैसे ही लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए राज्यसभा में बिल भी लाया गया था, वुमेन रिजर्वेशन बिल 9 मार्च 2010 को 2010 को, मगर लोकसभा में इसको अभी तक पास नहीं हुआ है और इस मुद्दे पर अभी तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुई है। कंसेंसस का मतलब कोई सहमति डेवलप नहीं हुई है। तो बुक में तो ये दे रखा है ना, आप ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन मिल चुका है, मगर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पहले राज्यसभा में एक बिल लाया गया था 9 मार्च 2010 को, मगर ये लोकसभा में पास नहीं हुआ है, राज्यसभा में ही पास हुआ है, तो मतलब ये अटका हुआ है बिल, है ना। बट अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी, है ना। अब ये बुक तो पुरानी लिखी हुई है ना, अभी ये है कि रिसेंटली इसी मतलब लास्ट सितंबर के महीने में ये बिल सरकार लेके आई, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023। ये लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, और लोकसभा राज्यसभा तो हाँ, पहले तो लोकसभा में लाया गया था इसको, फिर ये पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो चुका है। ठीक है, तो ये बिल जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, और बिल्कुल अब मतलब आपका जो रास्ता है, ये वाली जो बुक में बात कही जा रही है ना, ये जो अटका हुआ था मामला, अब ये मामला बिल्कुल सही हो चुका है। अब आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में महिलाओं को बिल्कुल रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब अगला 2026 के बाद जो मतलब देखने को मिलेगा, महिलाओं को लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मामला अटका हुआ था, ये रिसेंटली सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फिर कह रहे हैं कि जेंडर डिवीजन एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे कुछ जो सोशल डिवीजन्स हैं उनको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करने की हमें ज़रूरत है ना। अब देखो जेंडर डिवीजन डेफिनेटली पॉलिटिक्स में आप देखो मेल डोमिनेटेड मतलब कैबिनेट होती है, मेल डोमिनेटेड पार्टीज होती हैं, तो यहाँ पर भी हमें फीमेल्स को उतना ही ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। डिसएडवांटेज ग्रुप को तभी फ़ायदा मिलेगा जब ये जेंडर डिवीजन एक क्या बन जाएगा, पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। ठीक है, महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी तब तक ये मतलब जो महिलाओं से संबंधित इशू हैं इनको डील नहीं किया जा सकता सही से। ठीक है, तो ये बिल आपको बताइए अभी सरकार ने पास कर दिया है, कौन सा वाला, वुमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका जेंडर वाला, ये जेंडर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ओके।